बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्लास अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ड्रामा लहू और कालीन। और इससे पहले हमने मिर्ज़ा अदीब का जो मुसन्निफ़ का हवाला था वो हमने कर लिया था। और आज थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन की पिक्चर सेंड कर दूँगी। आपने उनके आंसर फिर मुसन्निफ़ के हवाले में से ढूँढ कर अपनी नोटबुक पर सबसे पहले वही लिखने जैसे आपने अपने पिछले काम में किया था। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो है लहू और कालीन। ये भी बुनियादी तौर पर एक ड्रामा ही है। और जिस तरह के पिछले ड्रामे का एक मकसद क्या था कि जिसमें हमें बीमारों के हकूक़ के बारे में बताया गया था कि घर में अगर कोई बीमार हो तो उसके साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो आज का जो ड्रामा है लहू और कालीन, इसमें इसका अगर मरकज़ी ख्याल देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का होगा कि इंसान जब दौलत में खेलने लगता है तो वो सोसाइटी में यानी माशरे में अपना भरम कायम रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हथकंडे जिन्हें हम कहते हैं वो इख्तियार करता है और उन लोगों के ज़रिए माशरे में शोहरत हासिल करने की कोशिश करता है जो गुमनामी के अंधेरों में डूबे होते हैं, जिनके पास हुनर भी होता है, फ़न भी होता है, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते। तो बाज़ इंसान जब जो है वो इनकी इस फ़न को या हुनर को ख़रीद लेते हैं और बदले में माशरे में अपना एक मकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इन गरीबों के अंदर का इंसान बेदार होता है, जो ग़ुलामी के या गुमनामी के अंधेरों में डूबे हुए होते हैं, जब इनके अंदर का इंसान बेदार होता है और वो ये समझते हैं कि हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं क्योंकि उन्हें पैसा तो मिल रहा है, उनके फ़न के बदले में उनको दौलत तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ इनका फ़न मरता जा रहा है। तो फिर वो भी क्या करते हैं, वो भी चोर रास्ते इख्तियार करने लगते हैं और अपनी महरूमियों का या अपने फ़न के कातिल जो है वो इन सरमायादार लोगों को या इंसान को समझते हैं जो माशरे में झूठी शोहरत या नाम और दर्जा हासिल करना चाहते हैं। बस यही कुछ कहानी है हमारे इस आज के सबक की, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लहू और कालीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके किरदार। लहू और कालीन के ड्रामे के हमारे पास 4 किरदार हैं। एक है बाबा जो कि नौकर हैं, उसके बाद है तजम्मुल जो कि एक सरमायादार है, उसके बाद है अख्तर जो कि एक मुसव्विर है और उसके बाद है रऊफ़ जो कि तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताती हूँ कि इस ड्रामे के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है हमारे पास तजम्मुल और अख्तर। मंज़र क्या है, पहले एक सिचुएशन है, जो ड्रामा जो है वो स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो ड्रामे को पेश करने से पहले एक स्टेज पे एक मंज़र है जो हमें दिखाया जा रहा है। ड्रामे की एक सिचुएशन जहाँ पे बनाई गई है वो क्या है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, मीनिंग में साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अल निशात का वसी कमरा, ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। स्टूडियो कई कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ ड्रामे वगैरह होते हैं वो भी स्टूडियो होता है, जहाँ गाने की रिकॉर्डिंग होती है वो भी स्टूडियो होता है, जहाँ पे मुसव्विर पेंटिंग करते हैं उसे भी स्टूडियो कहते हैं। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता, फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्वरों के शाहकार, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ, शिमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मुजल्लद किताबें, अंडरलाइन द वर्ड आरास्ता और मुजल्लद, कार्निस और तपाइयों के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन गुलदान, मुज़य्यन का अंडरलाइन कीजिएगा, दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त को अंडरलाइन कीजिएगा, वस्त में एज़ल पर कैनवस जो अभी तक सादा और साफ़ है, करीब एक टपाई पर रंगों के डिब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान। ठीक है जी, ये सारा आ गया हमारा मंज़र उस कमरे का जिस कमरे से ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। करीब एक टपाई पर गर्मियों के इब्तदाई ज़माने की एक सुबह, रोशनदानों में से धूप अंदर आ रही है जब पर्दा उठता है, यानी क्योंकि स्टेज पे परफॉर्म होने जा रहा है तो वहाँ का हमें बता रहे हैं। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न से कमरे की चीज़ें साफ़ करता दिखाई देता है। 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी, सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट। कुछ मीनिंग हम इसके देखते जाते हैं। आरास्ता का मतलब होता है सजा हुआ। इसके अलावा मैंने आपको कहा था मुजल्लद किताबें कौन सी होती हैं, जिल्द की हुई किताबें। मुज़य्यन सजे हुए। वस्त का मतलब होता है दरमियान में, यानी ये कमरा है जिसके उन्होंने सिचुएशन बताई है
کہ وہاں پر خوبصورت قالین ہے، الماریوں میں خوبصورت کتابیں ہیں، ریڈیو سیٹ پڑا ہوا ہے، صوفے ہیں، کتابوں الماریوں میں جو کتابیں ہیں وہ جلد کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ تر و تازہ پھولوں سے سجے ہوئے گلدان ہیں، دروازوں کھڑکیوں پر قیمتی پردے ہیں۔ ایزل پر کینوس، ایزل کا مطلب وہ سٹینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر کپڑا لگا کر پینٹنگ کی جاتی ہے، اور جس کپڑے سے پر پینٹنگ کی جاتی ہے اسے کینوس کہتے ہیں۔ وہ ابھی تک سادہ ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر کوئی پینٹنگ نہیں کی گئی۔ قریب ہی ایک تپائی پر، تپائی کسے کہتے ہیں؟ میز، چھوٹے میز کو، ٹھیک ہے، اس پر رنگ برنگی رنگوں کی ڈبیاں ہیں، چینی کی پیالیاں ہیں جو کہ کلر کو گھولنے کے لیے اس میں انہوں نے واٹر کلر یوز کریں، جو بھی کلر یوز کریں، یا برش کو دھونے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب گرمیوں کی صبح ہے، صبح روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی ہے، اور جب ہم پردہ ہٹتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بابا جو ہے وہ ایک کیریکٹر ہے بابا کا، جو کہ کمرے کی صفائی کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اتنی دیر میں اختر بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اختر کی صحت بہت اچھی ہے اور اس کے جسم پر ایک قیمتی لباس ہے، اور اس کی عمر تقریباً 40 سے 45 کے درمیان ہے۔ تو آج کے لیے 8 کلاس ہمارا اتنا ہی سلسلہ چلے گا، اتنا ہی میں نے ابھی آپ کو آج منظر ہی پڑھایا ہے، اگلا سلسلہ ہم انشاءاللہ اس کا آگے کل شروع کریں گے۔ تو آج کے کام آپ کا یہی ہوگا کہ آپ کو میں ابھی ساتھ ہی مصنف کے حوالے سے کچھ سوالات بھیجوں گی جو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اتار لینے ہیں، اور ان کے آنسر بھی آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔